मैन सिटी ने हरा दिया है मैनचेस्टर यूनाइटेड को एफए कप फाइनल में। सातवां एफए कप टाइटल जीत लिया है मैनचेस्टर सिटी ने। और ये जो एक मशीनरी है, जो एक जगरनॉट है जिसका नाम है मैनचेस्टर सिटी, रुकने का नाम नहीं ले रही है। और ट्रेबल इज़ वेरी मच ऑन। मुझे लगा था कि अगर ट्रेबल कोई रोक सकता है तो वो मैनचेस्टर यूनाइटेड ही होगी। इंटर से तो ना हो पा रहा, ऐसा मुझे लग रहा है। और जो तीन बड़ी ट्रॉफीज़ होती हैं ट्रेबल जीतने के लिए, जो आपको चाहिए होता है, जिनको नहीं पता, तो अगर आप लीग टाइटल, कप और चैंपियंस लीग एक ही सीज़न में जीतते हैं तो उसको द ट्रेबल कहा जाता है। द ट्रेबल, जो कि बहुत कम टीम्स ने अचीव किया है। रियल मैड्रिड तक ने ट्रेबल आज तक अचीव नहीं किया है। तो इससे पता चलता है कि कितनी बड़ी बात है ट्रेबल जीतना एक सीज़न में। तो मैच की बात करें, ऑनेस्टली मुझे लगा था कि मैन सिटी एक बहुत ही कमांडिंग और बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से जीत जाएगी। आई थिंक एक तरफा हमको स्कोर लाइन देखने को मिलेगी, कुछ 3-0 4-0 टाइप का मैं कारनेत समझ रहा था कि इस तरीके का कुछ हो सकता है। लेकिन पहला गोल जिस तरीके से मारा गुंडोगन ने, गुंडोगन की मैं बात अलग से करूँगा। जिस तरीके से आते ही शानदार तरीके से वो गोल मारा गुंडोगन ने आउट ऑफ नो वेयर। और 15 या मतलब आई थिंक 13 या 14 सेकंड में कुछ गोल मार दिया, तो फास्टेस्ट इन द एफ कप हिस्ट्री हो गया है। तो उसके बाद मुझे लगा था कि एकदम शोल्डर्स डाउन हो जाएंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड के, थोड़ा सा गिव अप मोड में आ जाएंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। देख के अच्छा लगा कि एकदम मैनचेस्टर यूनाइटेड अपने शेल में नहीं गई, ऐसा देख के अच्छा लगा मुझे। फाइट दिखाई उन्होंने। एक उनका वो थोड़ा सा लकी पेनल्टी मिलती है, लकी पेनल्टी एज इन की ये नहीं कि पेनल्टी नहीं थी जो दे दी गई, बिल्कुल पेनल्टी थी। नए रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आपका हाथ एक अननेचुरल पोजीशन में और वहाँ पे हैंडबॉल होता है तो आपको पेनल्टी दी जाती है। फेयर कॉल है, लेकिन मतलब लकी एज इन की अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले मिल गई। और उसका फ़ायदा उठाया मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, इक्वलाइज़ किया। और आई थिंक मैन सिटी वहाँ पर थोड़ी सी वरिड ज़रूर होगी, क्योंकि ठीक ठाक खेल रही थी मैन सिटी, चांसेस भी क्रिएट कर रही थी। लेकिन अगेन जो सिटी की प्रॉब्लम रही है, जिसकी वजह से इस सीज़न उनको बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है, वो ये है कि वो क्लिनिकल नहीं है बहुत ज़्यादा। अगर आप सेकंड हाफ में भी देखेंगे तो काफ़ी चांसेस बनाए थे सिटी ने गोल स्कोर करने के, ले नहीं पाए उनको। तो स्कोर लाइन थोड़ी सी और ज़्यादा सिटी के फेवर में हो सकती थी। यही मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की भी बात करूं तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छा मुकाबला दिया सेकंड हाफ में, उन्होंने भी अच्छे चांसेस बनाए। गर्नाचो के आने से मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा गेम में। आई थिंक ही वॉज वेरी ब्राइट। एक दो उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करने की कोशिश करी। लास्ट में एक मैकटॉमने को चांस मिला था जो कि ऑर्टेगा ने बहुत अच्छे से सेव किया, लेकिन तब तक मुझे लगता है देर हो चुकी थी थोड़ी सी। आई थिंक गर्नाचो को थोड़ा सा जल्दी आना चाहिए था, तो शायद ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता था गेम में। बात करूंगा रेफरिंग की थोड़ी सी। आई थिंक एक दो डिसीजंस मुझे लगे कि सिटी थोड़ा सा अनलकी थी। जैसे मुझे पर्सनली लगा कि वो फ्रेड ने जो फाउल किया था केडीबी को, दैट वाज अ क्लियर पेनल्टी। और काफ़ी सारे फाउल्स इनिशियली करे थे फ्रेड ने, लेकिन बहुत बाद में उनको बुक किया गया। बट अच्छा है कि मैन सिटी जीत गई, तो रेफरिंग डिसीजंस की हम बात नहीं करेंगे कि रेफरिंग डिसीजंस की वजह से डिसाइड हुआ है ये गेम। सिटी डिज़र्व करती थी जीतना। बट मैं ये कहूँगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इतना ख़राब नहीं खेली शायद जितना लग रहा होगा ऑन द सरफेस। बिकॉज देखिए, यूनाइटेड क्या है, इस समय एक लिमिटेड टीम है। अगर आप एरिक टेन हाग का ये देखें, जिस तरीके से उन्होंने टीम को सेटअप किया इस सीज़न, जिस तरीके की फुटबॉल खिलाई है, इस तरीके की फुटबॉल आयक्स में नहीं खिलाते थे टेन हाग। उनको एक सेट ऑफ प्लेयर्स दिया गया है और उसके हिसाब से उन्होंने एक फ़ुटबॉल खिला दी है। और उनको पता था कि उनके अगेंस्ट किस तरीके का चैलेंज है, तो उन्होंने मिडफील्ड में आज नंबर्स बढ़ाए। जैसे उन्होंने एरिक्सन, फ्रेड, कैसेमीरो, ब्रूनो सबको स्टार्ट कराया, तो उससे दिख रहा था कि वो मिडफील्ड में थोड़ा कंट्रोल चाह रहे थे। और जहाँ पर एक मैन सिटी की स्ट्रेंथ लाया करती है, उसको उनको निगेट करना है। और किसी हद तक मैं समझता हूँ कि वो करने में कामयाब भी थे। बिकॉज आप देखेंगे तो फर्स्ट हाफ में हालैंड के पास ज़्यादा सर्विस आई नहीं और हालैंड का उतना इम्पैक्ट था नहीं। विच ब्रिंग्स मी टू द क्वालिटी ऑफ दिस मैनचेस्टर सिटी साइड, विच ब्रिंग्स मी टू इल्काय गुंडोगान। अब जिस तरीके से पहला गोल स्कोर किया है गुंडोगान ने, वो तो काबिल तारीफ ही है। सेकंड गोल में भी एक, मैं कहूँगा बहुत ट्रू कांटेक्ट नहीं था, लेकिन प्लेसमेंट उस शॉट का बहुत अच्छा था। तो डहेया को प्रॉब्लम हुई वो सेव करने में। मेरे अकॉर्डिंग डहेया को वहाँ पे बेटर करना चाहिए था। अगर आप अनसाइटेड हैं तब भी शॉट का स्टिंग निकल चुका था, दो बाउंस हो गए थे। ऑब्वियसली हमारे लिए कहना आसान है, हम तो टीवी पे देख के दूर से बोल देते हैं कि नहीं, कीपर को ये रोकनी चाहिए थी। बट जिस स्टैंडर्ड पे डया खेल रहे हैं और जिस लेवल के वो कीपर है हम सब जानते हैं।
तो वहाँ पे वो बेहतर कर सकते थे। मुझे लगता है कि उनको शायद बॉल देखने में देरी हुई, क्योंकि 2-3 प्लेयर उनके आगे खड़े थे, तो थोड़ा सा अनसाइटेड हो गए वहाँ पे, लेट रिएक्ट किया, जिसकी वजह से जो गुंडोगन का शॉट था वो गोल के अंदर चला गया। उसके अलावा एक दो चांसेस मिले, डिसीजन मेकिंग मैं कहूँगा थोड़ी सी ऑफ थी मैन सिटी प्लेयर्स की फाइनल थर्ड में, सेकंड हाफ में। हालैंड को एक चांस मिला था जो गुंडोगन ने मारा, लेकिन ऑफ साइड हो गया था, वो एक गोल स्कोर होना चाहिए था। तो मैन सिटी ने थोड़ा तो मौका दिया यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड को गेम में बने रहने का, लेकिन कुछ कर नहीं पाई खास मैनचेस्टर यूनाइटेड। गुंडोगन की मैं बात करूँगा, वो बाकी 21 प्लेयर से 2 लेवल ऊपर खेल रहे थे आज, मतलब ही वॉज द स्टैंड आउट प्लेयर। इसलिए नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज उन्होंने गोल स्कोर किए, अगर आप उनके डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन भी देखेंगे, जब मैन सिटी आउट ऑफ पोजेशन थी, मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास बॉल थी, तो गुंडोगन कितना हार्ड वर्क करके पीछे आ रहे थे, बॉल छीन रहे थे, रिकवर कर रहे थे, और एक झटके के अंदर वो वापस से मूव जो है उसको रीस्टार्ट कर रहे थे। केडीबी का गेम थोड़ा सा हिट एंड मिस था, आई वोंट से इट वाज हिज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस, बट ठीक है, मैन सिटी के लिए एक अच्छी चीज़ है कि उनके मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स अवेलेबल होंगे चैंपियंस लीग फाइनल के लिए, और वही एम होगा मैन सिटी का कि ये एफए कप फाइनल भी जीत जाए, प्लस ज़्यादा कुछ नुकसान ना हो, जैसे काइल वॉकर लास्ट में सब्सटीट्यूट होकर चले गए, लपोर्ट आए, तो होप करते हैं कि उनको इंजरी ना हो और मैन सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंजरी ऐसी ना हो, बिकॉज अगर इतने बड़े गेम में आपके कोई मेजर प्लेयर को इंजरी हो जाती है तो डेफिनेटली एक सेटबैक तो है ही। लेकिन बात करनी पड़ेगी आप पेप गार्डियोला की, जैसे आप देखिए नई साइनिंग्स जो भी इस सीज़न आई हैं, आप मैं तो कहूँगा कि जैक ग्रिलिश, चलिए पिछले सीज़न उनको 100 मिलियन लेके लाया गया था, 100 मिलियन दे के लाया गया था, लेकिन इस सीज़न हमको असली रूप जो है वो निखर के आ रहा है जैक ग्रिलिश का, सामने दिख रहा है हमको कि वो किस तरीके के प्लेयर हैं। उसके बाद हम बात करें मैनुअल अकांजी की, बेहतरीन बेहतरीन सेंटर बैक, और जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, और अर्लिंग हालैंड की तो मतलब जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम। तो ये सब जो है ये आता है मैनेजर से, मैनेजर अनलॉक करता है इन प्लेयर्स का पोटेंशियल और उनको अपनी सीलिंग पे पहुंचाता है, और मैन सिटी और पेप गार्डियोला ये सालों साल से करते आ रहे हैं। अगर आप देखिए जब से पेप गार्डियोला आए, वो एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को खिलाते हैं, जब उनको लगता है कि हाँ यार ये प्लेयर अब पहुंच चुका है एक लेवल तक, अब इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं करवा सकता, तुरंत निकाला उस प्लेयर को, मूव ऑन। पिछले ही सीज़न आप देख लीजिए, जिनचेंको को निकाला, स्टर्लिंग को निकाला, गैब्रियल हेसूस को निकाला, नई साइनिंग्स करी, और उसके बाद जाओ कंसेलो जो कि इतने ज़्यादा एक इंटीग्रल पार्ट थे इस मैन सिटी टीम का, उनसे तनातनी हो जाती है जनवरी ट्रांसफर विंडो में, वो भी जाते हैं और एक नया सिस्टम आ जाता है। अब यहाँ पर लोग परेशान हो रहे हैं कि अगर गुंडोगन चले जाएंगे तो क्या होगा, कोवाचिच से बातें चल रही है, फिर एक नया सिस्टम आ जाएगा जो कोवाचिच की स्ट्रेंथ्स पे खेलेगा, और रॉड्री के साथ उनकी एक अलग जुगलबंदी बनेगी, और फिर इवॉल्व हो जाएंगे पेप गार्डियोला और ये मैन सिटी की टीम फिर एक अलग तरीके की फुटबॉल खेलेगी, जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं होगा। तो इस तरीके से अपने आप को हर सीज़न ज़रूरत के हिसाब से ढालना, इवॉल्व करना और रिजल्ट्स पाना, वो एक चीज़ है जो पेप गार्डियोला सीज़न ऑन सीज़न करते आ रहे हैं। चैंपियंस लीग में बहुत अनलकी रहे हैं पिछले 2-3 बार से, इस बार देखते हैं क्या होता है। इस बार तो बिल्कुल मुझे लगता है कि बैग में ही है चैंपियंस लीग। इंटर मिलान, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू इटालियन सीरिया, आई थिंक गल्फ ऑफ क्वालिटी बहुत ज़्यादा है सीरिया की टीम्स में और मैन सिटी में। वन ऑफ गेम में कुछ हो ही जाए, बिल्कुल जैसे विगन एथलेटिक ने मैन सिटी को 2013 का एफए कप फाइनल हरा दिया था रेलीगेट होने के बावजूद, तो बात अलग है। लेकिन नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि इंटर मिलान कोई एक रेलीगेशन टीम से मैं कंपेयर कर रहा हूँ, ऐसे मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ इंटर मिलान को, बट मैं मतलब फेस वैल्यू पे बोल रहा हूँ। बट इंटर मिलान का सीज़न देखिए, उस सीरिया में भी उनका अच्छा नहीं रहा, बट अगेन वन ऑफ मैच की बात है, कुछ भी हो सकता है फुटबॉल में, बट अभी फ़िलहाल मुझे नहीं लग रहा है कि इंटर मिलान का चांस है मैन सिटी के अगेंस्ट। बट मैन सिटी आज की तारीख में एज अ क्लब, एज एन इंस्टीट्यूशन ऐसे मकाम पे पहुंच चुका है जहां मुझे लगता है कि हर फुटबॉल फैन चाहता है कि उनका क्लब जो है मैन सिटी की तरह रन हो, जिसने कुछ टाइम से सक्सेस नहीं देखी है। मैन सिटी ने हमको बताया है कि अगर आप सिनर्जी में काम करते हैं अपने स्पोर्टिंग डायरेक्टर, मैनेजर और ओनर्स को लेके, आप अपनी अकेडमी पे काम करते हैं और एक आपकी क्लियर फिलॉसफी है कि किस डायरेक्शन में आपको क्लब को लेके जाना है, तो यू अचीव सर्टेन थिंग्स। अब यहाँ पे मुझे पता है कमेंट सेक्शन में सब बोलेंगे, और इतना तो खैर आगे तक कोई वीडियो देखता भी नहीं है, वो कल के वीडियो में ही मुझे पता चल गया। तो कमेंट सेक्शन में सब लिखेंगे एफएफपी ब्रीच किया है, ये किया है, वो किया, तो वो जब प्रूव होगा और उसकी जब सज़ा मिलेगी तब की बात तब करेंगे। लेकिन जो ऑन फील्ड हो रहा है और जिस प्रोसेसेस के कारण ये ऑन फील्ड रिजल्ट्स अचीव किए जा रहे हैं, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये मेरा मानना है। तो जो मैन सिटी ने अचीव किया है वो काबिल तारीफ़ है बिल्कुल, और मैं यहाँ पर बस
ये देखने के लिए इंटरेस्टेड हूँ कि मैन सिटी को नेक्स्ट जो मैन सिटी से compete करता है प्रीमियर लीग में स्पेशली, वो कौन टीम होती है। आर्सेनल ने इस बार ज़रूर किया था, लेकिन आर्सेनल को भी एडिशंस करने की ज़रूरत है। मैन यूनाइटेड अगेन इफ़ दे डू देयर बिजनेस वेरी स्मार्टली तब जाके होगा। माउंट टू मैनचेस्टर यूनाइटेड माइट बी अ गुड साइनिंग, बट 75-80 मिलियन मतलब मुझे तो अच्छा ही लगेगा। चेल्सी अगर ये बिजनेस करती है, अगर इतना हमको पैसा मिल जाता है अमाउंट के लिए, बट अगेन क्या उनको और जगह इन्वेस्ट करने की पहले ज़रूरत है। चेल्सी को तो अभी मैं कॉन्वर्सेशन में ला ही नहीं रहा, उसके बाद हम बात करें लिवरपूल की तो उनको भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो अभी एटलीस्ट 2 सीज़न तक मुश्किल ही लग रहा है कि कोई मैन सिटी के लेवल तक प्रीमियर लीग में तो पहुंच पाएगा। और बाकी यूरोपियन सक्सेस की जहाँ तक बात है तो इट वाज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम जब कोई टीम इतनी कंसिस्टेंटली चैम्पियंस लीग के सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल और फाइनल में पहुंच रही है। पिछले 3 सीज़न में तीसरा सेमीफाइनल है मैन सिटी का। तो जैसा मैंने कहा, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर दे विन द होल थिंग। तो इस बार तो शायद मुझे लगता है कि ये मैन सिटी का साल है। आपकी क्या राय है इसमें? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मेरे अकॉर्डिंग यूनाइटेड इतना ख़राब नहीं खेली। यूनाइटेड की भी चलिए थोड़ी सी मैं बात करता हूँ। एरिक टेन हाग ने अच्छा काम किया है। इट्स अ सक्सेसफुल सीज़न फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड इन माय ओपिनियन। थर्ड आए हैं प्रीमियर लीग में, काराबाओ कप जीते और एफए कप का फाइनल सम वॉट फाइट दे के हारे हैं। मतलब ऐसी एकदम बैटरिंग नहीं हुई है। तो लॉट्स ऑफ पॉजिटिव्स, और एटलीस्ट इस पोजीशन में भी मैनचेस्टर यूनाइटेड की वो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि उनकी वीकनेसेस क्या है, और अगर उन पे उन्होंने वर्क कर लिया। जैसे ये समर ट्रांसफर विंडो उनके लिए बहुत अच्छी थी पिछले सीज़न की, जब उन्होंने एरिक्सन, कैसेमीरो, लिसांड्रो मार्टिनेस इन लोगों को साइन किया। तो अगर इस तरीके की और कुछ स्मार्ट साइनिंग्स हो जाती हैं, क्लब बहुत अच्छी सिचुएशन में आ सकता है। प्लस फिर ओनरशिप चेंज का भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड भी आर ऑन देयर वे, लेकिन अभी इस सिटी टीम से compete करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इट्स ऑल अबाउट मैनचेस्टर सिटी राइट नाउ। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी फुटबॉल में जैसा हम सबको पता है, चीज़ें बहुत जल्दी चेंज होती हैं। आज कुछ है, कल कुछ होगा, परसों कुछ और हो सकता है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे। आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और अब पूरी नज़रें जो हैं हमारी चैम्पियंस लीग फाइनल पे होंगी, और देखते हैं क्या होता है। चलिए मिलते हैं आपसे फिर। जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।